हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम की थ्योरी का। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बहुत इजी चैप्टर है, ये बहुत अच्छा भी है। ठीक है, हाँ जी, सेकंड चैप्टर। इसमें ना हमें सबसे पहले करना है डोमेस्टिक टेरिटरी विच इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए भी है कि आपके पास ना एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कंटेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं। तो आप बहुत सारी चीजें इस डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ही आंसर करते हो। ठीक है, इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं किसी से पूछूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब है, तो वो ये रिप्लाई करता है ओनली बॉर्डर्स। ठीक है, कि इंडिया का बॉर्डर नेपाल के साथ लग रहा है, चाइना के साथ कहाँ पर लग रहा है, तो सिर्फ आप लोग बोलते हो कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ओनली। बट डोमेस्टिक टेरिटरी में और बहुत कुछ आता है। ठीक है, और वो बहुत कुछ क्या आता है उसके रिगार्डिंग आते हैं। इन लेमैन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री मतलब बॉर्डर्स। However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते टाइम हम डोमेस्टिक टेरिटरी को डेफिनेटली एक बहुत वाइड सेंस में लेते हैं। वाइड सेंस क्या है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा इसमें और क्या क्या आता है। देखो बच्चों, क्योंकि ना ये सब आपको ऐसे सच रिटर्न में नहीं आएगा कि इसको इलेबोरेट करो, ये करो, वो करो। आपसे जेन्युइनली ये हेडर देकर पूछा जाएगा कि वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी या में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए इस पार्ट को चाहे मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी करा दूंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वैसे आपको ये चीजें पता है कि इन एडिशन टू पॉलिटिकल, ऑब्वियसली हमारी लैंड तो हमारी लैंड है ही, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बॉर्डर्स तक तो हमारा है ही, राइट। उसके अलावा जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। एयर इंडिया का प्लेन उड़ा, जाकर यूएस में लैंड करा। जैसे ही वो यहाँ पर लैंड करा, क्या यूएस वालों ने ये बोला आजा आजा भाई, तू तो अब हमारा हो गया, अब तू जा ही नहीं सकता वापस, होता है नहीं ना। ऑब्वियसली वो हमारी ही प्रॉपर्टी रहेगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे शिप्स भी जाते हैं ये सब, जो अब क्योंकि ऑब्वियसली किसकी ओनरशिप है, उन नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो कि हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स से, उन नॉर्मल रेजिडेंट्स की ओनरशिप है, और वो बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज उसको उड़ा रहे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया दे रखा है उन्होंने, बिटवीन रशिया एंड जापान, दीज आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज, ऑब्वियसली उन लोगों के भी यहाँ आकर इंडिया में अगर लैंड करते हैं तो हम ये थोड़ा ना बोलते हैं भैया तुम हमारे हो गए। ठीक है, इसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, देखते हैं मछुआरे वगैरह, मछुआरे वगैरह उस प्लेटफॉर्म को ले जाते पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ कौन कौन से बॉर्डर्स क्रॉस कर जाते हैं, वाटर बॉडीज ओशंस में चले जाते हैं। तो ये थोड़ी ना कि वो वहां के हो जाएंगे। ठीक है, एक मूवी थी आप लोगों को अगर याद हो उस पे, जिसमें ऐश्वर्या राय ने बहन का रोल किया था, वो रियल स्टोरी है। हाँ, सरबजीत। उसमें वो दारू के नशे में वो बंदा बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, नेक्स्ट डे वो पाकिस्तानी उसको पकड़ लेते हैं, फाइनली उसकी बॉडी वापस आई थी। ठीक है ना, जितने मर्जी उसने, उसकी सिस्टर ने कहाँ कहाँ तक अप्रोचे लगा ली, हाँ सच में उसको मार दिया गया था। नहीं, आई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि तुम कहीं और पहुंच गए काम के सिलसिले में या अदरवाइज भी भूले चुके, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम उस कंट्री के रेजिडेंट हो जाओगे। तुम रेजिडेंट तो उसी कंट्री के रहोगे जहां से तुम बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में वो चलते चलते पता नहीं कहाँ चले गए, और वही एग्जांपल दे रहे हैं कि फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन, मछुआरे पता नहीं इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में चले गए, ओशन में चले गए, दे विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएंगे। सिर्फ आपको ये नेम्स याद रखने एक तरीके से, फिशिंग वेसल्स और ये सब जिसकी ओनरशिप हमारी है, बस वो लोग कहीं किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी में चले गए। ठीक है, एम्बेसीज, अगर 300 कंट्रीज हैं तो क्या हर कंट्री की हर दूसरी कंट्री में एम्बेसी होगी? कई बार तो कॉमन से भी काम चला लेते ना, जैसे पहले के टाइम में याद है एटीएम होते थे, पहले तो एटीएम एक आधा बैंक खोलता था और सबके हर बैंक के उसमें से पैसे निकल जाते थे, अभी भी यही होता है। पर पहले इनिशियली जब ये लॉन्च हुए थे, पूछना अपने मॉम डैड से, अगर एचडीएफसी के एटीएम से हम लोग पंजाब एंड सिंध बैंक का पैसा निकाल रहे हैं तो फिर उसमें हमारे 20-30 रुपए कटते थे, जो कि आज की डेट में नहीं कटते।
ठीक है। आज की डेट में इन लोगों ने कोलैबोरेशंस कर रखे हैं, ठीक है। पहले क्योंकि वही बात है ना, इतने लाखों की मशीन एक बैंक खरीद रहा है, तो अगर वो किसी के साथ शेयरिंग कर रहा है, किसी को अलाउ कर रहा है कि वो उसके भी जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स उसके ही एटीएम से पैसा निकाल लें, तो उस पर चार्ज होते थे, ठीक है। अब इन लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया है, तो अब नहीं चार्ज होते, ठीक है। तो ऐसे ही एम्बेसीज कई कोलैबोरेट करके चलती हैं। इंडिया में जो भी एम्बेसी है, लाइक यूएस एम्बेसी है, चाइना की कोई एम्बेसी है, जो भी फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज हो गई या कॉन्सुलेट्स हो गए, कॉन्सुलेट के नाम पर तो शायद आप लोगों ने पता नहीं कभी यहाँ नोटिस करा कि नहीं करा, यहीं शालीमार बाग में बताओ कहाँ है कॉन्सुलेट। हाँ यस, कॉन्सुलेट और टुवोलू है, वो पंजाब शू के सामने है। वो चाहे देखो उस कंट्री का कॉन्सुलेट है वो, पर वो डोमेस्टिक मतलब लैंड हमारी यूज कर रहे हैं। यार काम क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो रिफ्यूजीज होते हैं उन कंट्रीज के, या फिर एम्बेसीज का काम क्या है, वो लोग अब यहाँ पे देखो, सोचो यूएस एम्बेसी में अगर इंडियंस हायर किए जाते हैं, नो डाउट ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हायर किए जाते हैं, कि भैया ट्रांसलेट कौन करेगा इंडियंस के लिए, कोई इलिटरेट पर्सन चला गया तो उसको तो इंग्लिश वहां समझ आनी नहीं, तो फिर उसको कौन ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेटर्स तो जरूर वो लोग अपॉइंट करते हैं यूएस एम्बेसी वाले। अगर यूएस एम्बेसी में सारा स्टाफ इंडियन हो जाए, तो जेन्युइनली हर किसी का वीजा यूं मिनटों में लगेगा, करप्शन, ठीक है। तो इसलिए हर कंट्री की एम्बेसी में ऑब्वियसली यूएस के भी कुछ लोग यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ रहते हैं जो कि यूएस की एम्बेसी में डेली मॉर्निंग जाते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स का काम देखते हैं। तो वो एम्बेसी चाहे हमारे इंडिया की लैंड पर सिचुएटेड है, पर वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होएगी, यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। तो जितने भी, अच्छा इन लोगों का काम होता है लाइक कोई भी किसी भी तरीके की जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या फिर कभी होता है ना कि कुछ कुछ वो हो गया, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कुछ कोई वॉर की सिचुएशन छिड़ गई, तो उन 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 केसेस में लोगों को नॉर्मल करना, लोगों से बात करना, मीटिंग्स अरेंज करना, वो सब है। हाँ फिर हमारा भी है, इंडिया का भी बाहर की कंट्रीज में। एम्बेसी तो बेसिकली पासपोर्ट वगैरह के लिए बच्चा, एम्बेसीज का पासपोर्ट में वीजा वगैरह के रिगार्डिंग है, ठीक है, ठीक है। एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स देखते हो बॉर्डर पर बंकर बने होते हैं, बंकर पता है ना, वो छोटे छोटे से हाउसेस जिसमें आर्मी वाले लोग, हाँ नहीं, तारों के नीचे से जाना इज नॉट बंकर, बंकर जहां पर वो अपना असला बारूद रखते हैं, ठीक है। तो वो मिलिट्री की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो कि जो कि अब्रॉड में लोकेटेड हैं, वो किस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहेंगे, जिस कंट्री की वो, अगर इंडियन एम्बेसी इन रशिया है, तो वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब शिप्स, फिशिंग वेसल्स, एम्बेसीज का स्पेशली ध्यान रखना। एम्बेसीज में अगर कोई इंडियन वर्किंग है, तो वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया में यूएस की एम्बेसी में इंडियन काम कर रहा है, यूएस एम्बेसी में, यूएस की एम्बेसी है, एक इंडियन उसके अंदर काम कर रहा है, तो वो इंडियन रेजिडेंट ही होगा और सिटीजन भी होगा। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में डिफरेंस है, अभी आगे जाके करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अब उसकी भी ना कंडीशंस हैं, लाइक मोर देन 1 ईयर, कौन कौन कहाँ पर रह रहा है, ये सारे, वही वो लिमिटेशन है, मोर देन 1 ईयर की लिमिटेशन है, ठीक है। तब उस केस में जाकर आप उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हो, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर की आपकी इनकम उस कंट्री की नेशनल इनकम में ऐड होती है, ठीक है। पर आप सिटीजन इंडिया के ही रहोगे फिर भी, ठीक है। अभी आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे भी। तो अभी जैसे, ठीक है, अब देखो, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हमने ये 3 चीजें करी जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं इंक्लूड होगा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हमारी एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। तो सेम विद देम,
उनकी जो एम्बेसीज यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके जो कॉन्सुलेट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं, उनकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है ना, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। ओके बच्चों, हाँ एमएनसी का जहाँ हेड ऑफिस होगा ना वो वहां से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अभी आ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ का ऑफिस, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस। हल्दीराम वल्दीराम नहीं है, तू तो स्टेट बैंक ऑफ यार मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अपनी ब्रांच खोल ले, हाँ हल्दीराम। हम्म हम्म वो प्रॉफिट कमाकर अगर इंडिया में भेज रहा है तो फिर वो हमारे फीफा का पार्ट होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पर हल्दीराम, ये नहीं कि हल्दीराम की उस लैंड को हम बोल देंगे कि वो हम ऐसे तो, भाई मैं सच्ची बताऊं इस बेसिस पे तो ना अमेरिका यहाँ पर सारी जमीन खरीद लेगा और कल को तुम अमेरिका में ही रह रहे होगे, ये मिनी अमेरिका बन जाएगा। हाँ, ये इस बेसिस पे थोड़ा ना बोल सकते हो तुम कि भाई हल्दीराम वाले ने वहां पर कोई लैंड परचेज करी, मैंने कोई घर वहां पर परचेज करा, तो ऐसे तो घर परचेज कर करके पूरा यूएस हम खरीद लेंगे। उससे पहले तो मैं कहती हूँ यूएस ही इंडिया को खरीद लेगा। पर उसकी कमाई इंडिया की कैलकुलेट होगी बच्चा, हल्दीराम की है ना, लाना चाहे तो फिर वहीं पे काउंट हो जाएगी। अगर वो अगर वो इकोनॉमिक नहीं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हल्दीराम का वहां पर जो वो है फ्रेंचाइजी या रेस्टोरेंट जो भी है, तब भी नहीं है। तब भी वो उसकी जो इनकम है वहां की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी और यहाँ की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। पता है आपको, ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिस केस में कोई पर्टिकुलर इनकम किसी एक कंट्री की डोमेस्टिक इनकम होती है और दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम होती है। ठीक है, हाँ अभी अभी आएंगे उन चीजों पर भी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नहीं बैठे रहो। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ का ऑफिस, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, देखो अब जैसे भाई यहाँ पर ये एग्जांपल टेस्ट योर सेल्फ में दिए हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अरे सबकी तो बुक्स है यार, मैंने छुपा रखा है, क्या फायदा है, मैं भी कैसी हरकतें करती हूँ। जय माता दी। चलो मैं इसमें ना ये स्पेशली आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, तो क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? हाँ, टाटा ने एक बिल्डिंग खरीदी और गूगल वालों को दे दी, तो ये वही बात होगी ना, मैंने बिल्ड हल्दीराम ने खरीदी, इनकम बेशक वो ले आए, पर वो उसका ऑफिस ये नहीं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, वो रहेगा अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में। यस, ठीक है, चलो कर लें डिस्कस फिर। है एन इंडियन कंपनी इन लंदन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं ना, कोई इंडियन कंपनी, कोई बैंक्स वैंक्स नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगी। ठीक है, हाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ के जो ऑफिस हैं, उनका जहां पर हेडक्वार्टर है वो उसी कंट्री से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद नहीं नहीं नहीं, वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगा। इसके बाद देखो नॉर्मल रेजिडेंट्स, रेजिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप, अभी आगे जाकर ये डिफरेंस भी है, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो पहले आते हैं हम जरा रेजिडेंटशिप पर। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, ये भी बात है, किसी इंस्टीट्यूशन की कमाई किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री की इनकम में ऐड होती है, उसके पीछे रीजन है, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट, वो इंस्टीट्यूशन भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर हो सकता है, वो कंपनी भी मतलब एक तरह से। ठीक है, तो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, आपको पता है हम लोग सब अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, नहीं, फॉरेन ब्रांड्स पहन के। ठीक है ना, कमाते हो इंडिया के सोर्सेज से, परचेज करते हो फॉरेन ब्रांड्स। हाँ, बच्चे यही रीजन देते हैं कि हम क्या करें, कि हम क्या करें। हम्म, हाँ, ठीक है।
हल्दीराम की यूनिफॉर्म आती है बेटा, तू एज वेटर काम कर सकता है तू वहां पे। हाँ, हाँ। और वो भी लगा लियो, कैप भी, शेफ वाली कैप भी लगा लियो, तो तू हल्दीराम के कपड़ों वाला बंदा कहलाएगा। ठीक है, ले बताओ। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। हम कमा रहे हैं इंडिया से, यहीं खर्च करो ना, यहाँ की ब्रांच पर खर्च करो। ठीक है। एक्यूमुलेशन वाली बात क्या है? सेविंग्स इकट्ठी करते हैं, हाँ जी, बच्चे को बाहर सेटल करना है। क्यों? मैंने सेविंग्स इकट्ठी करी, यूएस में बिल्डिंग खरीदनी है। हाँ। तू क्यों ए, एक मिनट, तू क्यों बाहर घूम के आया? एक मिनट, लास्ट ईयर तूने इंटरनेशनल ट्रिप क्यों लगाया? वहां का टूरिज्म बढ़ा के आया? हाँ, तो घूमो भी यही ना, इंडिया इतनी खूबसूरत कंट्री है, कभी गए केरला गए? तू खर्च करके आया ना, तो खर्चा भी काउंट होता है। हाँ, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ जिस जिस पर्सन हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बताओ। ये 12th में आए हैं बच्चों, ये इस स्पेक्स को गॉगल्स बोल रहे हैं। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, शक्ल दिखाती हूँ मैं इस बच्चे की। आ बेटा, खड़ा हो जरा, आओ आओ आओ, इधर आओ, आ फेमस हो जाएगा। आजा आजा, आ उठ, तो आजा, पानी पानी पी के आ जा यहाँ से जाके। ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाया करें, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है, इट इम्प्लाइज टू थिंग्स। एक तो वो बंदा रहता हो वहां पर और लोकेटेड हो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरी बात, वो रेजिडेंट अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन उसी लोकेशन पर करे। कमाओ यहाँ से तो खर्च भी यहाँ करो ना, यहाँ घूमो, कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। अच्छा चलो ठीक है। The following are not included under the category of normal residents. ठीक है, इधर सुन लो, देखो, अब फॉरेन टूरिस्ट घूमने आए, आजा भाई आजा, वही सरबजीत, आजा, तू तो हमारा हो गया। नहीं कर सकते ना, नहीं मतलब कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके गया, तो ये थोड़ी ना कि वो हमारा हो गया। ठीक है, तो विजिटर था ना, वो विजिट करा नशों में, वो सरबजीत विजिट कर गया नशों में, तो जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली। वही तो, पर उन्होंने तो बना लिया ना, आजा भाई तू हमारा हो गया। ठीक है, तो फॉरेन टूरिस्ट, हाँ, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, देखो आओ बेटा, दिखाओ अपनी शक्ल एक बारी, ये गॉगल्स वाले बच्चे की शक्ल दिखाओ, आ जाओ। हाँ, ठीक है, तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, ऑब्वियसली आप अपने आप को खुश करने, घूमने वूमने ये सब करने गए हो। ठीक है, हॉलीडेज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। ठीक है, सो इन दैट केस क्या होगा? ऑब्वियसली वो फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। एम्बेसीज में जो फॉरेन स्टाफ लगा हुआ है, वही यूएस वाले जो सिटीजन यहाँ पर, उन्होंने अपने भी तो लगाए होंगे, नहीं तो यहाँ के तो सारे अनपढ़ सारे वीजा अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको हम, हाँ, अगर सारा इंडियन स्टाफ बैठ जाए तो यूएस वीजा तो यूं मिनटों में लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वीजा नहीं लगता बेटा, तेरे को गलत नंबर शेयर कर दिया हमने, हैं निकम्मा। ठीक है, ठीक है, तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, वहां के ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ, कहाँ रह गया बेटा, एंड मेंबर्स ऑफ, कहाँ रह गया? हाँ, आया नहीं, बिजनेस स्टडीज। अच्छा चल, ठीक है, मैं करती हूँ बात, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ। ठीक है बच्चों, तो एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ,
ठीक है, एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, वो सब भी हमारी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो बेचारे यहाँ के वहाँ के रेजिडेंट्स आए यहाँ पर काम करने कुछ टाइम पीरियड, दैट डजंट मीन ना कि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ का ऑफिस, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज to which they belong and not of international area. For example, American working, वही दे दिया इन्होंने, American working in UNO office located in India will be treated as normal resident of America itself. ठीक है, इसके बाद देखो ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। However, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become normal resident of a country in which such institutions are located. It means, in the given example, if the American working in UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of India. मतलब उसकी नॉर्मल सिटीजनशिप नहीं हुई, नॉर्मल रेजिडेंट है बस, उस पर नहीं 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर रेजिडेंट कंसिडर हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर ईयर की उनकी इनकम इंडिया की इनकम में काउंट होएगी। हाँ, सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर की। हाँ हाँ, मैरिज के बाद बन जाते हैं स्पाउस के बेसिस पर। देखो अब, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। सीजनल वर्कर्स आए, ठीक है, सीजनल वर्कर्स आए यहाँ पर थोड़े टाइम पीरियड के लिए काम करने के लिए। फॉरेन वेसल्स में जो क्रू मेंबर्स हैं, कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, किसी काम से यहाँ पर आए। ठीक है, बट ये बात है कि उनका स्टे लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। अगर उनका स्टे मोर देन 1 ईयर हो गया तो इन दैट केस वो यहाँ के रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आगे, बॉर्डर पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, who live near the international borders and cross the border on a regular basis, ये आर्मी वाले कर लेते हैं कई बार किसी काम से। दक्ष राणा, समय राणा मत बन, बस दक्ष राणा है तू, रायना है जो भी है, बदतमीज इंसान। जाते हैं बेटा, किसी ना किसी काम से जाते हैं। ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। ठीक है बच्चों, चलो अब बताओ मुझे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में। बहुत बेकार बच्चे हो वैसे तुम, सच में यार। डिस्कस करें? हाँ, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, कहाँ का वो नॉर्मल, क्या हुआ उन्हें? उन्हें लकवा मार गया। बताओ वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? इंडिया के होंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देते मोर देन 1 ईयर तब, हाँ ठीक है। अ जापानीज टूरिस्ट हु stays in India for 2 months, ठीक है, इंडिया में वो सिर्फ 2 महीने के लिए आया। ठीक है, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, चलो भाई स्टेडियम से उठा लिया। ठीक है, स्टेडियम से उठा लिया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं सनम, है ना। हाँ, चांटे मार देंगे। कभी वो देखी तुम लोगों ने, अभी एक वो डॉक्यूमेंट्री आई है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, देखिए पूरी देखिए। जेन्युइनली उसके अंदर जब वो पहला मैच खेलने गए इंडियंस, पहले मना हो रहा था, देखना बहुत अच्छी है। तो वो डर डर के माहौल में खेल कर आए, पर फिर भी जीत कर आए। किसने बोला? अभी मैं बात करती हूँ तेरे से।
देखो, इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। कहाँ का रेजिडेंट वो है, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है? ठीक है। इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, 1 महीने तक ताजमहल में क्या देखने हैं वैसे वो। ठीक है। सही में गहराई में जा रहे होंगे। इसके बाद इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज, हज के लिए जाते हैं ना, हज यात्रा के लिए। ठीक है, इंडियन रेजिडेंट्स है वो। तुमने देख लिया ना बेटा, हज यात्रा नहीं होती। लो बताओ, मतलब अपने ही धर्म में रह जाओ बस। आप खड़े होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ, आप आपके गॉगल्स वाले भाई को देखना चाहते हैं वो। अब देखो, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इन दो डिफरेंट टर्म में सिटीजनशिप क्या होती है? इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, या तो वो बंदा पैदा होना चाहिए वहां पर, तब वो वहां का सिटीजन होगा। ठीक है, तब तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। या अगर वो बंदा बाहर भी पैदा हुआ, पर वो इंडियन लॉ के जो भी रूल्स नॉर्म्स हैं, उन सारे रूल्स नॉर्म्स को वो पूरा करता हो, इंडियन लॉ उसको अलाउ करता हो, तभी वो यहाँ इंडिया का सिटीजन बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसके बाद रेजिडेंटशिप। हाँ, ये था क्वेश्चन। हाँ, तो फिर वो कहाँ का सिटीजन होगा? बेटा कोई ना कोई मिल जाता है। ओके। हाँ, और क्या, पहले के टाइम में ये सारे सिस्टम थोड़ा ना होते थे। घरों में डिलीवरीज होती थी भाई, दाइयाँ होती थी, सुना होगा कभी, दाई, दाई माँ नहीं? क्यों, ये किसने बोला? कई बारी बिफोर टाइम भी हो जाती हैं चीजें, ये देखो। प्री मेच्योर, प्री मेच्योर बेबीज नहीं देखे? हम्म, तू तू उठ, इधर आ। उठ के शक्ल दिखा अपनी, चुप हो जा नहीं तो। देखो बच्चों, रेजिडेंटशिप में क्या होगा? ये था हमारा लीगल कॉन्सेप्ट, ये हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नहीं, रेजिडेंटशिप की स्पेलिंग ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन। मतलब जेन्युइनली आज ऐसा बाइफरकेशन हो गया है, सिर्फ यहाँ पे ये एक बोलने वाला बैठा है, और यहाँ पे सारे बोलने वाले बैठे हैं। वो चुप है, ये बच्ची चुप है, ये चुप है, हरजस भी चुप है, पावनी भी चुप है। हम्म बिसरीन को वो थोड़ा थोड़ा दक्ष दक्ष की वजह से बोलना पड़ रहा है। यहाँ सारे साइलेंट बैठे हैं, बस एक सिर्फ ये बोल रहा है। चुप हो जाने तो यहाँ खड़ा हो, क्या जा। ये इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा, देखो सारे चुपचाप बैठे हैं। हाँ, सही में डिस्कशन कर रहे हो तुम तो, है ना? हाँ, ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरीली रिजाइड्स, वो जो हमने ऊपर करा, इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, तभी वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होगा। ठीक है, देख बच्चा, घर वर लेने वाली बात नहीं है, सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके लिए। देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक चाइनीज ऑब्वियसली चाइना में पैदा हुआ, पर सुन लेना यार, पर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में का, तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर वही सेम पर्सन किसी कंट्री का सिटीजन होता है और किसी कंट्री का रेजिडेंट होता है, क्योंकि सिटीजनशिप तो उसकी चाइना की रही, पर उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उसकी इनकम क्योंकि इंडिया में काउंट हो रही है, इस वजह से वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होगा। ला बेटा, दियो मुझे राय ना। चलो, a Chinese living in India for more than 1 year is a normal resident of India. ठीक है, however he is not a citizen of India as he does not hold citizenship of India. It means a person can be a citizen of one country. यार मैं तुम्हें सुना दूंगी ना, तुम बावरे हो जाओगे, भी बताती हूँ। एंड एट द सेम टाइम रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। चलो, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड, बोल ले तू, बोल ले बेटा, तेरे को क्लास से बाहर निकालूंगी मैं। तेरे को हाँ, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है मेहनत की कमाइयां, और ट्रांसफर इनकम की मतलब है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड ट्रांजेक्शंस।
ठीक है, ओके। गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है, क्या वो मेहनत की कमाई है? हम्म, उसके, हाँ, क्योंकि उसके बदले में कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता बच्चों, ठीक है। ट्रांसफर इनकम है, मेहनत की कमाई नहीं है स्कॉलरशिप, ठीक है। ओल्ड, नहीं मेहनत लगती है, पर वो आप इंडिया के किसी तरीके से गुड्स, क्यों पैसे तो मिलते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में क्यों नहीं होती? लो बताओ। अच्छा, चुप हो जा। तो इतना एग्रेसिव क्यों जाता है? वो भी तो सही पॉइंट रख रहा है। देखो ध्यान से, देखो फैक्टर इनकम में इसमें सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन फैक्टर इनकम नहीं बेटा, वो हर हर 60 अबव सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट देती है। काम कहीं और कर रहे थे ना, वो इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं थे, काम कहीं और कर रहे थे, पर 60 की एज में अगर उनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, आपने सुना होगा कभी किसी किसी से, एमएलए की, एमपी की जो लगती है पेंशन है, चाहे वो कम शायद 5 या 6 हज़ार है पर मंथ, कि भाई रोटी खाने के लिए तो इतना ही चाहिए, पर मेरे हिसाब से वो भी कम है, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन आपके बदले में कोई भी वो सीनियर सिटीजन कुछ बदले में काम नहीं करके देता, तो ये हमारी ट्रांसफर इनकम होती है। रिटायरमेंट पेंशन, भाई वो रिटायर होने के बाद वो कंपनी उसको पेंशन दे रही है, इसका मतलब उसने अपनी जिंदगी के इतने साल दिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, सर्विसेज दी, तभी तो वो रिटायरमेंट पेंशन हमारी क्या होगी, फैक्टर इनकम कंसिडर होगी, ठीक है। तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इट इज रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Factor income of normal resident of a country is included in the national income. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, आप लोग तो न्यूमेरिकल भी कर चुके हो, तो आपको पता है कि ये सारी हमारी मेहनत की कमाइयां होती हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, बदले में कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी जा रही है। इट इज यूनिलेटरल, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। टैक्सेस भी इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम में, पता है आपको? हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? NNP@FC ना, फैक्टर कॉस्ट पे होती है ना, टैक्सेस कहाँ है इसमें, ठीक है। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एट इज डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बाहर से भी तो हमारे गिफ्ट्स, डोनेशंस आते रहते हैं ना, पॉकेट मनी, कोई कोई बच्चा बाहर सेटल्ड है, उसको भी पेरेंट्स भेजते रहते हैं, तो उसके बदले में उसने कुछ काम नहीं करके दिया, उड़ा दिए। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जब बंदा बेरोजगार होता है कुछ लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो उसके बिहाफ पर भी गवर्नमेंट कई बार अलाउंसेस देती है, हेल्प करती है, ठीक है। प्रूफ देना पड़ता है कि मैं इतने टाइम पीरियड से अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। पॉकेट मनी, ये सब कुछ ट्रांसफर इनकम में कंसिडर होगा, ओके। जैसे ये कुछ नहीं करके देता, बदले में माँ बाप की फीस भी खराब करता है, ठीक है। उठकर एक बार याद तो जा, इतना फेमस हो जाएगा, आजा, ठीक है। फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, obviously factor income, it refers to the income received by factors of production for rendering factor services in the production process. It refers to income received without rendering any productive service in return, ठीक है। इसके बाद बेटा वहां सामने स्क्रीन लगी है, वहां देख, तू इतनी दूर तू तिरछे में देख रहा है, हाँ, एंगल यहाँ बैठ रहा है बेसिकली, हाँ। फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि मेहनत की कमाई है। ट्रांसफर इनकम ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती, ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती, ठीक है। इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमानी पड़ती है ना फैक्टर इनकम, तो ये तो रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, मिल जाती है हमें, पॉकेट मनी मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है नेक्स्ट, रेसिपिएंट। फैक्टर इनकम किसको मिलेगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ऑब्वियसली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रांसफर इनकम जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड इन गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। इसके बाद फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ध्यान से सुनना, फाइनल गुड्स के लिए याद है मैंने आप लोगों को जब प्रोडक्शन मेथड कराया था, तो मैंने एक फार्मर, फार्मर से व्हीट मिलर, व्हीट मिलर से कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी वाले ने फाइनली हाउस होल्ड को माल बेच दिया था।
तो मैंने आपको क्या बोला था, फार्मर से जब तक वो सामान व्हीट मिलर के पास गया, व्हीट मिलर से कन्फेक्ट, तब तक वो आईसी है। और हमने वो चार चार फर्म्स वाले न्यूमेरिकल भी करे थे कि ए ने बी को बेचा तो ए की सेल्स में आ रहा था, बी की परचेज में साथ के साथ डलवा रही थी ना मैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक ये फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रही है और फॉर रीसेल पर्पसेस खरीदी गई हैं, ठीक है मैंने फाइनल गुड्स लिख दिया, सॉरी, इंटरमीडिएट गुड्स, सॉरी। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब कन्फेक्शनरी वाले ने जो हाउस होल्ड को बेचा था, ठीक है। फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए परचेज हुई और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, बता रही हूँ। खा पी लिया, यूज कर लिया, कंजम्पशन पर्पसेस। इन्वेस्टमेंट मतलब, अभी 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 एग्जांपल देती हूँ, सुनो। गाड़ी अगर किसी हाउस होल्ड ने परचेज करी तो वो फाइनल गुड होगी या इंटरमीडिएट होगी? क्योंकि हम तो उसको यूज कर रहे हैं ना। और यही किसी कार डीलर ने अगर परचेज करी, क्योंकि वो रीसेल करेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही वॉशिंग मशीन किसी हाउस होल्ड ने यूज करी, परचेज करी, ठीक है, क्योंकि हम कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम मतलब यूज करेंगे, ठीक है, यूसेज है। और यही वॉशिंग मशीन किसी होटल वाले ने परचेज करी, होटल वाले ने मशीन, हाँ, फाइनल गुड होगी वो, क्योंकि उन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट उसको परचेज किया है, ठीक है। हाँ जी, बोलो। हम्म। हाँ। हम्म। बिल्कुल। वो फोन वो यूज थोड़ी ना कर रहा है। नहीं, पर वो उसको यूज थोड़ी ना कर रहा है उस फोन को, वो आगे बेचेगा ना। स्टॉक को कौन संभाल के रखेगा? उसको बेच ही देंगे ना आगे। वो स्टॉक संभला भी इसलिए बेटा क्योंकि वो रीसेल पर्पसेस के लिए परचेज हुआ, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉन करंट एसेट होती है बेटा इन्वेस्टमेंट। भाई आपने कोई मशीन खरीदी, फिक्स एसेट है ना, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब वो फिक्स एसेट हो, ठीक है। समझ आई बात? अब देखो, तो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए आप दो सेंटेंस, दो वर्ड्स में चलोगे, या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हुई हो या रीसेल पर्पसेस के लिए यूज हुई हो। फाइनल गुड्स के लिए कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं, अभी खैर आगे वो टेबल गिवन भी है आपकी बुक में, पर फिर भी मैं पूछती हूँ। शुगर हमने परचेज करी हाउस होल्ड ने, तो वो क्या होगी? फाइनल गुड्स। और शुगर का स्टॉक ट्रेडर के पास ईयर एंड पर पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ, 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 जल्दी। आप मुझे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बताओ। हैं? बताओ। इको में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और अकाउंटेंसी में, हाँ याद है, शुक्र है। अब वो आज पांचवी बार आ रहा है। अगर शुगर हाउस होल्ड ने यूज करी तो वो आपकी फाइनल गुड्स है, क्योंकि उन्होंने देखो फाइनल गुड्स में भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक होता है कि आपने कंजम्पशन पर्पसेस के लिए यूज करा, और एक कैपिटल गुड्स मतलब वही इन्वेस्टमेंट। याद है हम लोगों ने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया था। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाज बेसिकली चेंज इन स्टॉक ना। तो चेंज इन स्टॉक में आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक था। तो जितना भी अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है ट्रेडर के साथ के पास, वो उसने एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज किया हुआ है। अब आपकी वो बात जो आप बोल रहे थे ना स्टॉक, पर आपने ईयर एंड का स्टॉक नहीं बोला था, वो बोलना ज्यादा।
हाँ, तो वो हमारी फाइनल गुड ही कंसिडर होगी क्योंकि वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ओके बच्चों, एट द एंड बोलना जरूरी है, एट द एंड बोलना जरूरी है। हाँ, रीसेल नहीं, दोनों में नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर जाकर वो जब वो बिक जाएगा, मतलब रीसेल पर्पसेस के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ना उस केस में, तो फिर वो फाइनल गुड्स नहीं होगा ना, क्योंकि फिर आप उसको बेचोगे। पर बिका नहीं तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, तो ये कहानी होती है। ओके, ठीक है बच्चों, अभी आज यहीं तक करते हैं, इसी को हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आओ, आओ आओ इधर आओ, दिखाओ शक्ल दिखाओ अपनी, ये देखो। अरे